यहाँ केमिस्ट्री के अंदर हमारा आज का टॉपिक रहेगा स्टेरिक हिंड्रेंस। ये टॉपिक यानी कि नीट जेईई मेंस एंड एडवांस बोर्ड्स की काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल है और यानी कि इससे समझना जरूरी है। मैं इस वक्त यानी कि स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है उससे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। स्टेरिक हिंड्रेंस इज अ प्रोसेस in chemistry where large atoms or groups of atoms can create congestion at a reaction site. This obstruction prevents other atoms and molecules from easily reaching that site, showing or even stopping the chemical reaction. तो यानी ये कहना चाह रहे हैं कि स्टेरिक हिंड्रेंस केमिस्ट्री यानी कि वो एक प्रोसेस है जिसमें यानी कि जो केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें यानी कि जैसे आपका कोई भी एक ग्रुप एटम्स या ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स उसे एक पर्टिकुलर कार्बन के साथ अगर वे अटैच हैं और वहाँ उसके साथ वो कंजक्शन, और कंजक्शन का मतलब यानी कि उसके साथ वे क्राउडेड है, यानी ये कह सकते हैं कि वहाँ पर उस कार्बन के साथ एक बीड सी अगर एकत्रित है तो फिर यानी कि उस कार्बन तक पहुँचने के लिए दूसरे किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स को पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। तो उसी चीज को यानी कि दैट इज स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं। अब जैसे इस बात को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए टू अंडरस्टैंड इट मोर डेप्थ में लुक एट द यानी कि पॉइंट्स गिवन बिलो। हाउ डज दिस वर्क? तो यानी कि इसका जो पहला जो रीजन है कि कैसे काम करेगा तो हमारा पॉइंट है स्पेशल कंस्ट्रेंट। स्पेशल कंस्ट्रेंट का मतलब जैसे ले लिया आपके पास यहाँ पर यानी कि दो स्ट्रक्चर देखें और ये आपका यानी कि एल्काइल ग्रुप यानी मिथाइल ग्रुप ये है, ये मिथाइल ग्रुप है, ये दोनों एक ही साइड पर रखे हैं। तो यानी कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में वो डिस्टेंस काफ़ी पास पास होगा। तो पास पास होने से यानी कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसके बीच में यानी कि एक रिपल्शन होगा। और इसके साथ साथ ये जहाँ पर सिस दैट इज ड्यूट टू इन है जिसमें ये दोनों ज़्यादा पास हैं तो ये कि क्योंकि इसमें ज़्यादा यानी कि रिपल्शन होगा तो ये लेस स्टेबल होगा, दिस मॉलिक्यूल विल बी लेस स्टेबल। जबकि यहाँ पे देखना चाहें ये यहाँ पर ट्रांस हो गया क्योंकि डायगोनल पे ये आपका मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो इसके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में एक जो रिपल्शन है वो लेस होगा। सो दिस इज मोर स्टेबल। यहाँ पे यानी कि आपका हिंड्रेंस ज़्यादा है, स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे ज़्यादा है जबकि यहाँ पे कम है। तो इस तरह से हम कि स्पेशल कंस्ट्रेंट के द्वारा समझ सकते हैं, क्योंकि हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन है, इसके सराउंडिंग यानी कि एक स्पेस है जिसके साथ दूसरे ग्रुप यानी कि अटैच है, तो इसलिए डिपेंड करेगा कि उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, हाउ दे आर क्राउडेड। तो ईच एटम हैज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पेस, क्योंकि उसके चारों और यानी कि एक स्पेस होता है अराउंड इट विद द लार्ज ग्रुप यानी कि जैसे एरिया CH2 ग्रुप आर क्लोज टुगेदर in a molecule there is a repulsion between the electron clouds। तो अगर वो बहुत ज़्यादा पास पास में है तो उनकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के बीच में ज़्यादा यानी कि रिपल्शन होगा। अगर ज़्यादा रिपल्शन होगा तो यानी स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा हो गया तो ये जो आपका होगा वो लेस स्टेबल होगा। जबकि यहाँ पे यानी कि आपका डिस्टेंस ज़्यादा है तो यानी कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में जो आपके पास जो रिपल्शन लग रहा है वो यहाँ पे लेस होगा। सो दिस इज मोर स्टेबल। तो ये आपका पहला पॉइंट था कि स्पेस अराउंड दी दैट पर्टिकुलर कार्बन कितना यानी कि क्राउडेड है। अब इसके साथ साथ यानी कि दैट इज रिएक्शन ऑब्स्ट्रक्शन इज योर सेकंड पॉइंट। मैं इस वक्त यानी कि जैसे एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ एग्जांपल के द्वारा। यहाँ भी ये जो कार्बन है इसके साथ अभी दूसरा कोई कार्बन यहाँ पे क्राउडेड नहीं है। यहाँ पे ये ब्रोमो मीथेन है, अब यहाँ पे एक यानी कि मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लग गया तो यानी कि ये आपका ब्रोमो मीथेन हो गया। फिर यहाँ पे दो और यानी कि मिथाइल ग्रुप लग गए तो ये 2 ब्रोमो यानी कि प्रोपेन हो गया क्योंकि इसमें आपके पास 3। तो यहाँ भी कहना चाह रहे हैं इस पूरे सिस्टम में कि यहाँ इफ यू गो फॉर दिस कि यहाँ पे जो आपका जो लॉ हिंड्रेंस है क्योंकि यहाँ पर इस तरह का इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में ज़्यादा कुछ यानी कि रिपल्शन नहीं है, जबकि यानी कि यहाँ पर 2 यानी कि मिथाइल ग्रुप लगा है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन क्लाउड में ज़्यादा यानी कि रिपल्शन होगा कि जो स्पेस है वो क्राउडेड है अराउंड दिस कार्बन। तो ये कह सकते हैं व्हेन अटैकिंग रिएजेंट ट्राइज टू अटैक अ मॉलिक्यूल
These any large groups prevent it from reaching the main यानी कार्बन और रिएक्शन। तो यहाँ भी यानी कि क्योंकि क्राउडेड ज़्यादा है, काफ़ी जगह घेरा हुआ है, तो फिर यानी कि अगर कोई भी दूसरा एटम या मॉलिक्यूल्स इस कार्बन पर अटैक करना चाहेगा तो उसके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ क्राउड ज़्यादा है, तो वो उसको प्रिवेंट करेगा। अब ये कि इफेक्ट ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस रिएक्शन में क्या क्या इफेक्ट डालेगा, दैट इज कह सकते हैं इज स्लोइंग डाउन ऑफ द रिएक्शंस रेट, यानी इससे ये कह सकते हैं कि ये हमेशा रिएक्शन रेट को स्लो कर देता है, और इसके साथ साथ ये कह सकते हैं कि ये आपका जो है स्लोइंग डाउन द रेट ऑफ रिएक्शन। सेकंड पॉइंट आप कह सकते हैं डिक्रीज स्टेबिलिटी, और वो यानी कि अगर हिंड्रेंस ज़्यादा है तो डेफिनेटली वो स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा, और इसके साथ साथ चेंजिंग की डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। कई बार यानी कि SN1 रिएक्शन है वो यानी कि टेक द पाथ फॉर SN2, तो वो SN1 से डायरेक्शन में SN2 में चली जाती है, तो कई बार उसका जो रूट है वो चेंज हो जाता है। तो ये कह सकते हैं कि जो रिएक्शन है उसके डायरेक्शन को भी वो चेंज कर सकता है। उसके साथ हिंड्रेंस ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, और इसके साथ साथ यानी कि अगर हिंड्रेंस ज़्यादा है तो यानी कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो कर देता है। तो इस तरह से यानी कि दिस इज ऑल अबाउट, आपको ये ध्यान रखना है कि जो कार्बन है उसके सराउंडिंग यानी जो स्पेस है वो कितना क्राउडेड है। जैसे इस बात को सिंपल समझने के लिए अगर आप एक सिंपल तरीके से ये कह सकते हैं कि अगर माना कि किसी को जाना है एक पाथ से जाना है जहाँ पे काफ़ी भीड़ है, ज़्यादा क्राउड है, तो आदमी को उसमें उसको ट्रैवल करने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन होगा। तो एग्जैक्टली केमिस्ट्री में वही चीज़ है कि जिस कार्बन तक पहुंचना है, जो सेंट्रल कार्बन है, सेंट्रल जो मॉलिक्यूल्स है वहां तक पहुंचने के लिए ये देखा जाएगा कि उसके आसपास कितनी क्राउड्स हैं। अगर क्राउड ज़्यादा है जिससे रीचिंग थोड़ा सा यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है, तो यानी कि कह सकते हैं कि उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा, और स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होने पर ये सभी सारे इफेक्ट वहाँ पे होते हैं। That's all.